IVM। रविवार को पहले भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तानी गेंदबाजी रास नहीं आई। उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जम की पिटाई, और ऐसे में बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि ये कैसी तैयारी है विराट भाई। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। हमारे साथ तीन खास मेहमान, हमारे साथ निखिल भाई हैं, सभा भाई हैं और राजकुमार सर हैं। और आज चर्चा हम करेंगे पाकिस्तान को मिली इस एक तरफा जीत की, और इस जीत से क्या कुछ नुकसान पहुंच सकता है आने वाले टाइम में भारतीय टीम को, और न्यूजीलैंड के साथ होने वाला मैच कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दा यही आ जाता है कि भारतीय टीम के बारे में जो कहा जा रहा था कि ऑन पेपर बहुत 20 है, वो अचानक 19 कैसे साबित हो गए, और पाकिस्तान ने कैसे खेल के तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को बैकफुट पर खड़ा कर दिया, और ये कहने पे मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो उनके बल्लेबाजों की रैंकिंग, उनके गेंदबाजों की रैंकिंग भी आपसे बेहतर है अगर आप T20 फॉर्मेट में जाएं। राजकुमार सर, मैच के एनालिसिस पे जाएं उससे पहले विराट कोहली का गुस्सा जो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर, उसमें एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने सही टीम नहीं खिलाई, आपको ईशान किशन को खिलाना चाहिए था, तो उन्होंने बड़ा ही गुस्सा कह लें या बहुत ही एक अलग तरीके से जवाब दिया कि आप क्या रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे? क्यों नहीं कर सकते रोहित शर्मा को ड्रॉप? पहला सवाल तो यही है। राजीव, आप कैसे अपने मैच विनर को ड्रॉप कर सकते हो? जरूरी नहीं कि 2 मैचों में अगर रन नहीं बने तो रोहित शर्मा खराब प्लेयर हो गए। राजकुमार सर, यही कर करके तो हार्दिक पांड्या को ढो रहे हैं हम अभी तक। हार्दिक पांड्या मैच विनर है, मैच विनर है, मैच विनर है। कब तक मैच विनर को हम झेलेंगे? देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि हार्दिक पांड्या एक मैच विनर है। और वैसे ही रोहित की आप बात कर रहे हैं। रोहित इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें, मैं कहता हूं आप रिकॉर्ड से मत जाइए, लेकिन उनकी जो क्लास है वो ऐसा है कि अपने दिन पे वो अकेले दम पे मैच जिताते हैं। और सेम चीज स्टैंड्स विद हार्दिक पांड्या ऑल्सो। ठीक है, एक मैच में आप फेल हो गए, आप पाकिस्तान से हार गए, तो गुस्सा है सभी को। मुझे भी गुस्सा है, आपको भी दुख हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्लेयर खराब हो गए। इट इज वन ऑफ द बैड डेज कि एक दिन खराब हो गया और नहीं परफॉर्मेंस ठीक हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम कमजोर है या हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो भारतीय टीम कमबैक करेगी। और इस टीम की खासियत भी है राजीव, की जिस तरह इस टीम ने कमबैक किया है, आप किसी भी सीरीज में पीछे उठा के देख लीजिए, भले ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, इन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया है कि हम वापसी कर सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय टीम फिर से वापसी करेगी। गले लगाना बाबर आजम और रिजवान को, ये बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है कप्तान ने, और पूरी भारतीय टीम बहुत अच्छे से मिली है वहां पर लोगों से। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सवाल पे सवाल नहीं पूछ सकते। मेरा ये कहना है कि अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब सही तरीके से भी दे सकते हैं, या उसको आप कहेंगे कि मैं किसको ड्रॉप करूं, आप बता दें। सभा भाई, आप देते हैं जरा इस सवाल का जवाब। नहीं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को राजीव, के जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट को एड्रेस कर रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे। कई सवाल जायज होंगे, कई सवाल अटपटे से होंगे, पर यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप उस तरह की मेच्योरिटी दिखाइए। अगर हम सिर्फ तथ्य पे बात करें कि कल के मैच में क्या हुआ, 11 हमने चुन ली है, और मैच शुरू होने के पहले हम सब लोगों को लग रहा था ये जो 11 चुनी गई है वो बेस्ट पॉसिबल 11 है, इसी के साथ मैदान में उतरना चाहिए भारत को, और ये मुकाबला जो है वो हमें जीतना चाहिए। पर कल के मैच को अगर हम ठीक तरह से एनालाइज करेंगे राजीव, तो ये साफ नजर आ जाएगा कि हमें पता है कि उनके 2 फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम। अब इन दोनों को खेलने के लिए हमें ये भी पता है कि कम से कम ये दोनों बॉलर्स मिलकर आपके पाकिस्तान की तरफ से 4 या 5 ओवर पावर प्ले का डालेंगे। तो उसके सामने हमारी तैयारी क्या थी? क्या हमारी तैयारी थी कि शाहीन शाह अफरीदी के 1 या 2 ओवर को हम सतर्क होकर खेल लें? क्या हमारी तैयारी थी कि हम इमाद वसीम को के सामने बड़े बड़े हिट्स लगाएं? मुझे ये लगा कि एडिक्वेट जो प्रिपरेशन होना चाहिए था मानसिक रूप से एक बैटर के हिसाब से, वो हमें देखने को नहीं मिला। और इसी वजह से जो पावर प्ले जो रहा वो हमारे अगेंस्ट में गया। वहीं से पूरा का पूरा जो खेल है, जो कहानी है, वो एक तरह से उल्टी बन गई, और ये बहुत बड़ी परेशानी रही कल के इस मैच में। तो मुझे लगा कि हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी पाकिस्तान के फ्रंट लाइन अटैकिंग बॉलर्स को किस तरह से खेलना है, वो मुझे लगा कि एडिक्वेट नहीं थी। हर्ष जैन का कहना है कि ये हार नहीं है, ये प्रॉपर हैमरिंग थी पाकिस्तान की तरफ से।
राजकुमार सर, आपको भी ये लगता है हर्षैन जो कह रहे हैं कि हैमरिंग थी ये पूरी तरह से? बिल्कुल सही कहा आपने हर्ष जैन जी की, ये हैमरिंग ही थी, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में भारत कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाया पाकिस्तान के सामने। आप बॉलिंग देखें तो बहुत शानदार रही पाकिस्तान की, बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके भारत 150 तक पहुंचा, और उसके बाद जिस तरह से बाबर आजम और रिजवान ने पिटाई की भारतीय गेंदबाजों की, तो ये पूरी तरह से एक हैमरिंग थी, और ये मैं कहूंगा वेकअप कॉल है भारतीय टीम के लिए कि यहाँ से बहुत अच्छी क्रिकेट अब आगे खेलनी होगी अगर उन्हें वर्ल्ड कप में बने रहना है। और इतना आसान नहीं होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, क्योंकि न्यूजीलैंड, जैसे कि राजीव बता रहे थे कि हम कभी नहीं जीते हैं उनसे T20 वर्ल्ड ना, कप में, बिल्कुल। तो ये एक बहुत खराब रिकॉर्ड है भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो भारत को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं। सबा भाई, हमारा क्या एक सवाल है कि पाकिस्तान से हम उनके गेम प्लान की वजह से हार गए, कि पाकिस्तान ज्यादा बेहतर गेम प्लान के साथ आया था और हमारा गेम प्लान अप टू द मार्क नहीं था। सही कहा अमान आपने, और इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं हम्म। कि गेम प्लान, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान का क्या क्या गेम प्लान है। हमें मालूम है कि उनकी जो बॉलिंग अटैक है वो स्ट्रांग है, वो पेस ओरिएंटेड बॉलिंग अटैक है। उनके पास 3 सीमर्स हैं और 2 स्पिनर्स खेलेंगे। हमें ये भी पता है कि उनका टॉप ऑर्डर हैवी है, उनके बाबर आजम, मोहम्मद रिजवाना, फखर जमा पर पूरी बैटिंग रिवॉल्व करती है। इन सब चीजों को जानने के बावजूद मुझे लगा कि हमें जिस तरह का गेम प्लान बनाना चाहिए था, उस तरह पाकिस्तान के प्लान को विफल करने के लिए वो हम लोगों ने बनाया नहीं। ये बनाया अगर है भी तो उसमें हमें सफलता मिली नहीं। हमारा हमारे भी टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है। हम भी केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली के ऊपर निर्भर करते हैं। हम्म। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जब टॉप क्वालिटी बैटर खेल रहे हैं उनके टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने, तो आपके पास कुछ गेम प्लान होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं, उनके क्या विकेट टेकिंग ऑप्शंस होंगे। उनके लिए सबसे बड़ा विकेट टेकिंग ऑप्शन यही है कि गिर के बॉल अंदर आती है। और ये कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि लेफ्ट आर्म सीम बॉलर जो बॉल लेकर अंदर आता है, लेट स्विंग जो कराता है, उसके सामने हमारी परेशानी होती है। और आप दोनों डिसमिसल को अगर आप देखेंगे राजीव, रोहित शर्मा और केएल राहुल, क्या हुआ, उनका जो फ्रंट टो है वो कवर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका सर गिर रहा है, और अगर आपका सर गिर रहा है तो वहां से आप कैसे खेलेंगे जो इन स्विंगिंग डिलीवरी आ रही है अंदर। ये होता है कई बार, और उसके लिए अगर आप पहले से ही सतर्क रहे तो फिर इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। पर कल वैसा हो नहीं पाया, और 3 ओवर में हमारे 2 विकेट गिर गए। वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया भारत के लिए। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब आप टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने खेल रहे हैं तो आपका एक प्लान होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मेरे अगेंस्ट ये बॉलर किस तरह से मुझे आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए मैं तैयार हूं कि नहीं। जैसे विराट कोहली तैयार थे, उनको आपने देखा, उन्होंने अपना अपना स्टांस जो थोड़ा ओपन कर दिया। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो उनका जो फ्रंट फुट जो है वो अक्रॉस द लाइन जा रहा है खेलने के लिए, उनका सर कभी गिरा ही नहीं। इसी तरह की तैयारी हमारे दोनों ओपनर्स को भी करनी चाहिए थी, जो कल के मैच में देखने को नहीं मिली। राजकुमार सर, एक तो जो सभा भाई ने मुद्दा उठाया कि लेफ्ट आर्म सीमर, क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट हर बार रोहित शर्मा एक्सपोज होते हैं, और ये एक बड़ी कमजोरी हो गई। वो ट्रेंट बोल हो, चाहे हम मोहम्मद आमिर को याद कर लें, 2016 का इसमें जो डाला, अब शाहीन शाह अफरीदी, कैसे आप देख रहे हैं अब ये, एक तो ये इस कमजोरी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि आपने सब जतन कर लिया लेकिन हुआ कुछ नहीं। और दूसरा, आपको लग रहा है थोड़ा सा पाकिस्तान टीम को हल्के में लेने का काम किया हिंदुस्तान ने? देखिए, पहले तो मैं रोहित की बात पे आता हूँ। जब सभी जानते हैं या आप खुद जानते हैं कि मुझे इन स्विंगिंग डिलीवरी पे परेशानी होती है, तो आपको उसका उपाय निकालना होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, और वहां पर आपके साथ कोचेस हैं जो इंडिया के टॉप कोचेस हैं। बैटिंग कोच है आपके पास, हेड कोच है, अब मेंटर भी है वहां पर। तो और सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा यहाँ पर इनकमिंग डिलीवरी पर लेफ्ट आर्म की एक्सपोज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान भी भली भांति जानता था, लेकिन आपको उसको काउंटर करने के लिए बेहतर प्रिपरेशन की जरूरत थी। जरूर प्रिपरेशन की गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल प्रिपरेशन की गई। और आपको उसका ऑल्टरनेटिव निकालने होंगे, भले आप आगे खड़े हों, क्रीज के आगे खड़े हों, या थोड़ा अपना स्टांस ओपन करें थोड़ा। मतलब ये बेसिक चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं कोचेस ने बात जरूर की होगी, उसके बावजूद इतनी बार आउट हो जाना मुझे लगता है कि ये काफी बड़ी गलती है, और कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी रोहित को कंटिन्यूअसली इस कमी को दूर करने के लिए। और जहां तक भारतीय टीम की बात है राजीव, कि भारत ने पाकिस्तान को हल्के में लिया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि भारत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि हमने पाकिस्तान को आईसीसी ट्रॉफी में और वर्ल्ड कप में हमेशा हराया है। तो थोड़ा सा हल्के में लिया और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और पाकिस्तान बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थी, बहुत डिटरमिन्ड थी भारत को हराने के लिए। जो उनकी
बॉडी लैंग्वेज से भी आपको ग्राउंड में देखने को मिला। तो बहुत शानदार बॉडी लैंग्वेज से वो लोग फील्डिंग और गेंदबाजी भी कर रहे थे, और बल्लेबाजी का तो कोई जवाब इंडिया के पास था ही नहीं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। अब न्यूजीलैंड मैच को लेकर भी, हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर भी, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होता है। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे, या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई, अब लेफ्ट आर्म सीमर्स की बात हो रही है, तो एक मुकाबला तो हम निकल गया, दूसरा मुकाबला जो न्यूजीलैंड से, वहां पे ट्रेंट बोल्ट है। अब ये भी एक बड़ी परेशानी है कि, और अगर उनका बॉल स्विंग करता है तो फिर आप एक्सपोज होने का खतरा है। और इसी को लेके सवाल भी है कि क्या न्यूजीलैंड इंडिया का मैच नॉकआउट मुकाबले में बदल चुका है? वो निर्भर करता है अन्य मैचेस पे भी राजीव। पर देखिए, ये जो पूल है, हम लोग ये लग रहा था कि ये अभी भी मुझे लगता है कि बड़ा ही सरल सा पूल है, पर T20 फॉर्मेट है, कोई भी छोटी टीम भी आपको अपसेट कर सकती है। और मेरे विचार में कल जो हुआ एक तरह से बहुत बड़ा अपसेट था। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, वो भी इस तरह से जीतेगा। तो अभी आपके इस पूल में न्यूजीलैंड है, आपके पूल में अफगानिस्तान है, जो कि बहुत डेंजरस टीम है। अफगानिस्तान जैसी टीमों के पास कुछ लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, और उनके पास कई सारे पावर हिटर्स हैं, उनके पास कई सारे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, उनकी बॉलिंग अटैक भी काफी अच्छी है। और फिर आपके पास 2 क्वालिफायर्स हैं, स्कॉटलैंड और नामीबिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो मैच होने वाला है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, कि अगर हम ये उम्मीद लेकर चलेंगे आगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अपने सारे मैच जीत सकता है, तब अगर देखेंगे, तब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ मैच जीतना हमें बहुत जरूरी है इस मुकाबले में बने रहने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए नॉकआउट्स में, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। निखिल भाई, आवाज आ रही है अब तक? जी राजीव भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम अपनी आवाज इंडियन टीम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आप तक भी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बताइए जरा, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? आप मैच में कमेंट्री कर रहे थे, और जिस तरह से एक तरफा मुकाबला हारी है, एक बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान की टीम ने हिंदुस्तान को। जी राजीव भाई, देखिए जिस तरीके से शाहीन अफरीदी ने आके गेंदबाजी की, एक रणनीति थी, एक गेम प्लान था कि सबसे पहले पहली गेंद जो रोहित को डालेंगे, बिल्कुल ऊपर डालेंगे, स्विंग कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी टीम्स वो टारगेट करती है और सटीक गिरी। उसके बाद जो दूसरी गेंद थी, वो एक विकेट टेकिंग डिलीवरी थी। KL राहुल, 2 बैट्समैन टॉप ऑर्डर के, आप पावर प्ले में अगर आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आप फिर ना गेम से पीछे हो जाते हैं, फिर आप पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जब तक पार्टनरशिप नहीं हो, कुछ रन बोर्ड पे लगेंगे, फिर आप उस बॉलर को टारगेट करने को देखेंगे, बॉलिंग चेंज रहेगा। और इसीलिए बाबर आजम ने शाहीन अफरीदी को एक अतिरिक्त ओवर भी कराया था। उनकी कोशिश ये थी कि विराट कोहली को आउट करने की कोशिश रहेगी, एक अतिरिक्त ओवर भी डलवाया था। बट आप जहां सराहना ड्यू है वहां करनी चाहिए। बहुत अच्छा कल पाकिस्तान की टीम खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फर्क ये, आने वाले मैचेस में भी टॉस बहुत अहम होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में 10 ओवर के बाद बहुत ओस हो रही है, सब गेंदबाजों के लिए दिक्कतें होगी। आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का जो अभ्यास मैच भी था, साउथ अफ्रीका जब 187 चेस कर रही थी, 10 ओवर में गेम अलग चला था जब वैन डर डूसन ने 100 बनाया था। उसके बाद ओस के चलते यही पाकिस्तानी बॉलिंग यूनिट ओस के साथ जब गेंदबाजी कर रही थी तो कुछ फर्क नहीं डाल पाई। तो टॉस बहुत अहम होगा। सबा भाई, एक मुन्नू पांडे जी का एक सवाल है, उनका कहना है सूर्य कुमार यादव क्या टीम में सिर्फ स्वीप शॉट खेलने के लिए है? नहीं, मुझे तो सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है भारत के लिए, और अच्छी बात यह है कि उनको नंबर 4 पर मौका मिल रहा है बल्लेबाजी करने का। कल मुझे लगा कि वो साझेदारी थोड़ी बहुत बिल्ड हो रही थी, पर जिस तरह के शॉट पर वो आउट हुए, वो एक तरह से गलत शॉट था, काफी दूर से खेलने की कोशिश उन्होंने की। देखिए, मैं निखिल की बात को और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ राजीव, के कल का जो मैच था वो पावर प्ले का ही मैच था। भारत ने जो रिकवरी की वो बहुत ही शानदार रिकवरी थी। 3 विकेट गिरने के बाद बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीमें होती हैं जो 152 का स्कोर खड़ा कर सकती हैं। भारत ने वो किया। बहुत जरूरी था भारत के लिए इस मैच में आना, कि पहला जो 10 ओवर जिसके बारे में निखिल बात कर रहे हैं, जब तक बॉल थोड़ी बहुत ड्राई थी, वहीं पर भारत को इनबोर्ड्स करने चाहिए थे।
उसके साथ साथ पहले के 6 ओवर में अगर भारत 2 या 3 विकेट ले लेता, तभी भारत कुछ तरह से वापसी कर सकता था इस मैच में। चूंकि वैसा करने दिया नहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। हमारी जो पेस बॉलिंग रही वो थोड़ी बहुत टूथलेस थी, उसमें धार थोड़ी बहुत उसकी कमी नजर आई, थोड़ी जो इंटेंसिटी होनी सबा चाहिए भाई, थी उसी वो को नजर लेके आया। दो तीन सवाल है, मैं आपको बता दूं। कई व्यूवर्स कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी और भुवी के लिए खास तौर से कई मैसेज है कि क्लब स्टैंडर्ड की गेंदबाजी करते नजर आए। मुझे राजीव, देखिए बहुत जरूरी है कि आपके डेजिग्नेटेड बॉलर्स होने चाहिए कि आपके पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा। अब उस दिन खराब फॉर्म हो जाए, बॉलिंग सही नहीं, वो अलग बात है, पर आपके पास 2 कम से कम रेगुलर बॉलर्स होने चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है कि आपको नई बॉल से बॉलिंग करनी है पावर प्ले में और आपको विकेट निकाल के देना है। अगर आप हर मैच में चेंजेस करते रहेंगे तो वो जो पैटर्न होना चाहिए, वो जो पार्टनरशिप होनी चाहिए बॉलर्स की, वो फिर मिस हो जाती है। और कई बार हम लोगों ने देखा आईपीएल में कि हर एक कैप्टन अलग अलग तरह से प्रयास करता है, पर आईपीएल में और वर्ल्ड कप T20 के मैचेस में बहुत बड़ा अंतर है। आपके पास में हमेशा से मुझे लगता है कि आपके पास डेजिग्नेटेड बॉलर्स होने चाहिए जिनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नई बॉल से बॉलिंग करें। वो इस टीम में अभी भी नजर नहीं आ रही। कभी हम भुवी से ओपन कराते हैं या कभी हमने बुमराह से ओपन कराया। कल मुझे लगा कि बुमराह आपके मेन विकेट टेकिंग बॉलर है, वो आपके लिए एक्स फैक्टर है, उनसे हमने बॉलिंग क्यों नहीं कराई। और अगर बुमराह से ही बॉलिंग करा रहे हैं तो फिर उनको हर एक पावर प्ले में आप बॉलिंग कराइए। ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज की जरूरत है, और विशेष करके ऐसे कंडीशंस में जहां बहुत जल्दी बॉल जो है वो गीली हो जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है आपके मेन बॉलर्स को आप जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं वो पहले से पहले ही उनसे बॉलिंग करा लें ताकि वो आपके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन बनकर उभरे। जी राजकुमार सर, जवाब दें सबा भाई की बात का। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ सभा के साथ, लेकिन कुछ हद तक ये भी होता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। डेजिग्नेटेड गेंदबाज होते हैं तो दूसरी टीम भी प्रिपेयर करती है कि ये 2 ही गेंदबाज होंगे जो गेंदबाजी करेंगे पावर प्ले में और उनको कैसे टैकल करना है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास अभी तक वो डेजिग्नेटेड गेंदबाज नहीं है, और बुमराह से काफी आशाएं थी भारतीय टीम को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला हो। और बिल्कुल भुवी तो बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखे, और मोहम्मद शमी भी बहुत ज्यादा इरेटिक होते हैं। राजकुमार सर, गलत सिलेक्शन है टीम में। भुवनेश्वर कुमार कहीं डिजर्व नहीं करते थे कि वो T20 स्क्वाड में हो। देखिए राजीव, वो पहले स्पेशलिस्ट माने जाते थे कि वो T20 और वनडे क्रिकेट के। यही तो सवाल है सर मेरा कि बार बार हम पास्ट में क्यों जाते हैं कि 2 साल पहले भुवनेश्वर कुमार क्या थे, आज भुवनेश्वर कुमार क्या कर रहे हैं, आईपीएल में क्या किया उन्होंने ऐसा। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। श्रीलंका टूर पे भी वो मुझे बहुत ऑफ कलर दिखे थे, लेकिन फिर भी उनका टीम में सिलेक्शन किया गया, और वो भी दीपक चाहर से ऊपर, जो कि शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये एक बड़ी चॉइस थी दोनों के बीच में, और शायद सेलेक्टर्स एक्सपीरियंस के साथ गए और चाहर को नहीं लिया उन्होंने, लेकिन दीपक चाहर शायद बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे उस समय भुवनेश्वर कुमार से। एक सवाल आ रहा है हार्दिक पांड्या को लेके, और कि अगर वो इंजर्ड है तो उनको स्क्वाड में क्यों रखा गया। अब क्या अगर रिप्लेसमेंट होता है, क्या हर्षल पटेल को लिया जा सकता है क्योंकि वो टीम के साथ है, नेट बॉलर है, और क्या ये कंपलसरी है कि जो आपने 3 स्टैंड बाय रखे हैं वहां से लें या बाहर से भी ला सकते हैं प्लेयर। सबा भाई आप देते हैं इस सवाल का जवाब जरा। नहीं, मुझे लगता है कि आप स्क्वाड के बाहर से भी जो प्लेयर हैं जो बबल में हैं उनको आप ले सकते हैं टीम में। पर यहाँ पर क्या हार्दिक पांड्या के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हर्षल पटेल है, मुझे लगता नहीं है कि है। क्योंकि इस वक्त भारत के लिए परेशानी है राजीव के भारत के पास कोई 6th बॉलर ऑप्शन नहीं है। अब आप पाकिस्तान को देख लो, उनके पास 2 6th बॉलर ऑप्शन थे, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक। कल आपने देखा होगा कि इमाद वसीम से बाबर आजम ने सिर्फ 2 ओवर ही डलवाए, 2 ओवर में उन्होंने 8 या 10 रन दिए। उसके बाद 2 ओवर उन्होंने मोहम्मद हफीज से करा लिए, और जिन्होंने 2 ओवर में 12 रन दिए। तो ये ऑप्शन आपके पास है नहीं। इसीलिए आपको अगर रिप्लेसमेंट चाहिए भी तो आपको एक ऑलराउंडर लेना होगा। तो आपके पास ऑलराउंडर्स कौन कौन है इस वक्त जो हार्दिक पांड्या की जगह पर आ सकते हैं। आपके पास एकमात्र ऑलराउंडर जो मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है वो है वेंकटेश अय्यर। तो वेंकटेश अय्यर क्या नंबर 6 पर आपके लिए आके बैटिंग कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं कि इस समय इक्विप्ड है नंबर 6 पर आकर बैटिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि भारत को जरूरत है इस समय एक 6th बॉलर ऑप्शन की और एक पावर हिटर की। हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड होते हैं तो आपके पास विकल्प क्या, आपके पास ईशान किशन एक रेडी रिप्लेसमेंट है, पर तब भी उनको आप खिलाएंगे, वो 6th बॉलिंग ऑप्शन आपको तब भी नहीं मिलने वाला है उससे। के राहुल पे भी सवाल है कि वो नो बॉल थी जिसमें वो आउट हुए और एम्पायर ने वो देखा नहीं, तो फिर थर्ड एम्पायर का क्या काम है। नो बॉल पे तो अलार्म बजता है, हमने आईपीएल में देखा, क्यों नहीं अलार्म बजा वो। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो कॉस्ट कर गई इंडिया को। राजकुमार सर आप देते हैं जवाब इसका। देखिए राजीव, मैंने देखा नहीं कि वो नो बॉल थी। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट विकेट है केएल राहुल भारत के लिए, और
सभी जानते हैं कि वो नहीं किस पूरी फॉर्म में है। सोशल मीडिया में है, वायरल हो गई है वो तस्वीरें। तो नो बॉल ये देखना चाहिए था थर्ड एम्पायर को। पहली बात तो रेगुलर एम्पायर को ही देखना चाहिए था कि नो बॉल है या नहीं, वो क्या कर रहे थे। और बावजूद उसके जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, जब थर्ड एम्पायर और अलाउड है थर्ड एम्पायर को नो बॉल देना, तो ये कहीं ना कहीं आईसीसी को सोचना चाहिए कि ऐसे एम्पायर्स को क्या आगे से मैच दिए जाने चाहिए जो इतना क्रूशल एक डिसीजन दे सकते हैं जो मैच का पासा ही पलट सकता था। और आप कैसे देखते हैं सर भाई, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है जो किया गया है मैदान पर। बहुत बड़ी गलती है ये कैसे हुआ ये। आज के जमाने में जब थर्ड अंपायर ही नो बॉल डिसाइड करता है, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या कर रहे थे थर्ड अंपायर? क्या वो सो रहे थे? क्या उनका ध्यान कहीं और था? क्योंकि इतने बड़े इनकाउंटर में आपको पता है कि ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है ऑन अर्थ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। वहां पर हर एक बॉल पर जो आपके मैच अंपायर्स हैं, जो रेफरी हैं, उनका ध्यान होना चाहिए। तो ये सरासर बहुत बड़ी गलती है थर्ड अंपायर द्वारा या फिर टीवी अंपायर द्वारा। वो कौन थे टीवी अंपायर, इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, पर अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कंप्लेन लॉन्च होनी चाहिए आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई द्वारा। यहाँ पर T20 का फॉर्मेट है ये, और छोटा फॉर्मेट है। यहाँ पर एक डिसमिसल पूरे जो रंग रेखा है मैच की उसको बदल देता है। अगर आप इमेजिन कीजिए अगर केएल राहुल आउट नहीं होते, एक ओवर और खेल लेते, तो हो सकता है कि भारत 180 बना लेता। तो वहां पर परेशानी कुछ अलग प्रकार की होती पाकिस्तान के ऊपर। तब वो उतने कंजर्वेटिव स्टाइल में स्टार्ट नहीं करते, उनको कुछ रिस्क लेना पड़ता। कल तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कुछ रिस्क लेना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो कभी ऊपर गया ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं इस प्रकार के इंसिडेंट से। नहीं, मुझे लगता है कि बीसीसीआई को रिपोर्ट तो जरूर करना चाहिए और एक्शन भी जरूर लिया जाना चाहिए आईसीसी के अगेंस्ट। आईसीसी इन एम्पायर्स के अगेंस्ट जरूर एक्शन ले, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है जिससे एक बहुत क्रूशल मैच का डिसीजन बदल सकता था। भुवनेश्वर कुमार पे बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं राजकुमार सर, और एक सवाल तो ये आ गया कि वो अपनी इंजरी क्या छुपा रहे हैं, ना इस गेंदों में रफ्तार है, ना वो स्विंग कर पा रहे हैं। और सेम यही बात हार्दिक पांड्या के लिए भी कही जा रही है कि वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, फिर भी टीम मैनेजमेंट उनको उनकी इंजरी को छुपा के खिला रहा है। देखिए राजीव, दोनों केस डिफरेंट हैं। पांड्या के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक प्रूवन मैच विनर हैं और ऐसे प्लेयर हैं कि अगर उनके हिट लगने लगते हैं तो वो मैच जिता सकते हैं। तो भारतीय टीम एक चांस लेती है, एक टीम मैनेजमेंट या कप्तान को एक भरोसा होता है कि अगर हमें लास्ट के ओवर में 20 रन भी चाहिए होंगे तो हमारे पास एक ही ऐसा प्लेयर है जो वो 20 रन बना सकता है, और वो है हार्दिक पांड्या। तो आप उनके साथ चांस लेते हैं कि यार ऑन गिवन डे ही विल विन द मैच फॉर अस। लेकिन भुवी के केस में मैं रियली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि गेंद उनका ना तो स्विंग कर रहा है। आप देखें अफरीदी जब गेंदबाजी कर रहे थे तो बहुत अच्छा अंदर आ रहा था, और भुवनेश्वर कुमार भी जाने जाते थे अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए। तो अब वो स्विंग पता नहीं उनकी कहाँ चली गई है, जो बॉल वो बनाना स्विंग करते थे पहले। अब ना तो वो बॉल स्विंग हो रहा है। पेस हम सभी जानते हैं कि भुवी का बहुत ज्यादा नहीं रहा है, कभी भी वो 130 132 के आसपास ही डालते थे। तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। अगर भुवी स्विंग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए भी और टीम के लिए भी। समा भाई, एक ही पॉजिटिव था, वो है विराट की इनिंग्स, और जिस तरह से ऋषभ पंत के बीच में एक छोटी साझेदारी देखने को मिली। क्या विराट से लेसन ले लिया था रिजवान और बाबर आजम ने कि इस पिच पे आप कोई भी बड़े शॉट्स ना खेलें, बल्कि मेरिट पे बैटिंग करें और आराम से मैच निकाल के ले जाएंगे? कुछ वैसे ही करते नजर आए रिजवान और बाबर आजम। हाँ राजीव, पर इन दोनों के बैटिंग स्टाइल इसी तरह का है। ये दोनों जो बैटर्स हैं पाकिस्तान टीम के, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों के दोनों ऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं, दोनों के दोनों शॉर्ट बॉल पर अच्छा खेलते हैं। कल बाबर आजम का वो शॉट आपको याद होगा, बैकफुट पर जो उन्होंने पंच किया। रिजवान को अगर आप देख लें ऑन साइड में, वो अच्छी तरह से स्वीप करते हैं, पुल शॉट खेलते हैं या फिर कट करते हैं। और ये दोनों को अगर आप पीएसएल में देखेंगे या जब भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं वहां पर अगर आप इन दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे, तो यही स्टाइल है इनका। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि स्टेप आउट करके ये शॉट्स लगा रहे हैं पावर प्ले में। अपने क्रीज पर खड़े होकर ही बॉल को मनूवर करते हैं और शॉट्स लगाते हैं। और यहाँ पर चूंकि जो आस्किंग रन रेट है, जो टारगेट था, उतना बड़ा था नहीं, तो यहाँ पर आवश्यकता थी नहीं यहाँ बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को कुछ अलग रिस्क लेने की। और एक और बात ये भी है राजीव के, गेम प्लान आपको सही होना चाहिए। मैच आपको रन्स बनाने होंगे सिचुएशन के हिसाब से। तो वहां पर सिचुएशन यही डिमांड कर रहा था कि पहले 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है वहां पर आप विकेट ना गंवाएं। तो वो एक बार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने इंश्योर कर लिया। उसके बाद उनका रास्ता आसान हो गया, क्योंकि तब भी उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए थे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा पाकिस्तान के जीत का।
एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर वापस आएंगे, कुछ अपने व्यूवर्स के और सवाल लेंगे और साथ ही जिस इम्पोर्टेंट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं कि एक जो पॉजिटिव नजर आया उसमें ऋषभ पंत की बैटिंग का जो अप्रोच था उसको कैसे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid And sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार जी, बड़ा अच्छा सवाल एक आया है मेरे पास, कसाट साहब है, उनका सवाल है कि एक बैड डे था और इसको इतना ज्यादा हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो भारतीय टीम ने खेला। भारतीय टीम अच्छा कर सकती है, इस टूर्नामेंट में आगे जा सकती है, आपके क्या थॉट्स हैं? नहीं राजीव, मैंने तो पहले भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस भारतीय टीम में बहुत दम है और ये इन्होंने पहले भी कैरेक्टर दिखाया है वापसी करके, भले वो ऑस्ट्रेलिया था या इंग्लैंड था। तो मुझे पूरी आशा है कि भारतीय टीम वापसी करेगी और ये एक शानदार टीम है, बहुत डिटरमिन्ड है, फोकस टीम है। एक खराब दिन या मैं कहूँगा अफरीदी की वो 2 गेंदें बहुत भारी पड़ी भारतीय टीम को और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बेहतर प्रिपरेशन होगी भारत की और भारत इस टूर्नामेंट में वापसी जरूर करेगा। शोभा भाई, आपको कितनी उम्मीदें लग रही है वापसी की, क्योंकि ये तो पूरी हैमरिंग हुई है आपकी, मतलब बॉलिंग की जबरदस्त हैमरिंग इसको कह सकते हैं, कोई भी बख्शा नहीं गया और खास तौर से वरुण चक्रवर्ती जिसको हम मिस्ट्री बॉलर कह तो रहे थे, वो खुद एक मिस्ट्री बन गए आखिर के ओवर में। कैसे आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त थ्रैशिंग हुई है बॉलिंग के, वहां रिकवरी प्रोसेस क्या होना चाहिए अब यहाँ से? जरूर होगा रिकवरी प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग कमबैक जरूर करेगा भारत। एक तरह का ये एक संकेत है कि भारत को कई सारे एरियाज में काम करना होगा और सबसे बड़ा एरिया जिसके बारे में हमने बात कर ली है कि आपके पास वो स्टिंग होना चाहिए पेस बॉलिंग ऑप्शन में जो आपको विकेट ला कर दे। दूसरी बात यह है कि जो आपके पावर हिटर्स उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। जडेजा और हार्दिक पांड्या, इन दोनों के पास मौका था पर अंत में वो जो एक्सेलरेशन की उम्मीद कर रहे थे वो देखने को मिला नहीं। तो बहुत जरूरी है कि जो इश्यूज के कारण आप मैच हारे हैं उनको अगर हम एड्रेस करेंगे तभी हम वापसी कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कि राज भी कह रहे हैं, कि कई बार ये काम हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। हो सकता है कि रिसोर्सेज में 1-2 चेंजेस करने पड़े जो कि उचित है, और ओवरऑल आपको विश्वास दिखाना होगा यही इसी न्यूक्लियस जो टीम का है उनके ऊपर, तभी आप आगे चलकर मैचेस जीतेंगे। सवाल आ रहा है राजकुमार सर की, आइडियल क्या ऑप्शन होगा अब ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर को आप टीम में ले आए ताकि एक नीचे हिटर भी आपको मिल जाए? देखिए, अब शार्दुल को तो मैं अभी नहीं खेलते हुए देख रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ही पोजीशन है, एक ही स्लॉट है जो नंबर 6 का, जिसपे क्वेश्चन मार्क है, जहां पर हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। और जितना भरोसा विराट कोहली को है हार्दिक पांड्या पर, तो मुझे लगता है कि वो अभी भी परसिस्ट करेंगे शायद हार्दिक के साथ, भले ही वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो टीम में चेंजेस होने बहुत कम चांसेस मुझे लग रहे हैं, अनलेस कि न्यूजीलैंड की टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हों और भारत अश्विन को खिलाने के लिए प्रॉम्प्ट हो। क्या समा भाई, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बदला नहीं जा सकता? हम इतने रिजिड क्यों है कि हम रोहित शर्मा से ही ओपन कराएंगे या के राहुल से ही कराएंगे? के राहुल को आप नंबर 4 पे खिला के ईशान किशन से क्यों नहीं करा सकते? अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है और हम जानते हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर है, अगर वो 6 ओवर बैटिंग करते हैं तो मैच की तस्वीर बदल जाएगी। राजीव, पर अगर आप कल के मैच में अगर हम देखेंगे तो वहां पर आपको इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत नहीं थी टॉप ऑर्डर में, वहां पर सतर्कता के साथ बल्लेबाज आपको चाहिए थे। और केएल राहुल और रोहित शर्मा से ज्यादा ये आपके टेस्ट मैच ओपनर्स हैं, इनसे ज्यादा और एकाग्रता और फोकस के साथ बल्लेबाज कौन है इस समय भारत में? ईशान किशन भी नहीं है। ये आपका मुकाबला एक टॉप क्वालिटी सीम बॉलिंग अटैक के सामने हो रहा है। वहां पर आपको विस्फोटक शुरुआत की जरूरत नहीं थी, वहां पर आपको सेंसिबल शुरुआत की जरूरत थी जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने प्रदान की। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग मैच इस वजह से हारे हैं क्योंकि हमने पावर प्ले में 3 विकेट खो दिए। तो यहाँ पर आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाज नहीं चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर में। यहाँ पर आपको एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने वाला एक शख्स चाहिए था, जो है हमारे पास रोहित शर्मा और केएल राहुल के रूप में, पर इन दोनों अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी आउट हो गए। ईशान किशन एक वायबल ऑप्शन है नंबर हार्दिक पांड्या की जगह पर, अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं तब।
पर क्या ईशान किशन नंबर 6 पर सही स्लॉट है उनके लिए कि नहीं, मुझे अभी भी डाउट है। मुझे लगता है कि यही सवाल मेरे टॉप ऑर्डर में ज्यादा सूटेबल है ईशान किशन, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है दुबई में या फिर यूएई में जो मैचेस हुए नीचे में आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो फिर वो बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। राजकुमार सर, आखिरी सवाल यही जो मैंने सभा से किया था कि के राहुल को क्या नंबर 4 पे लाया जा सकता है और ईशान किशन से ओपन कराएं? बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे भी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है ये कि 4 नंबर पर अगर केएल राहुल खेले और ईशान किशन जिस तरह बल्लेबाजी करते हैं, तो अगर वो 6 ओवर में अपना इम्पैक्ट डालते हैं तो एक टीम को मोमेंटम मिल जाता है कि अगर आप 6 ओवर में 50-55 रन बना लेते हैं तो फिर आपके 170-80 बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये चेंजेस किए जा सकते हैं और शायद टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि इस तरह का चेंज करके कुछ नया किया जाए और जिससे न्यूजीलैंड वाले मैच में हम विजयी हों। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ हर रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM के ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On a show about crypto, Rohan Joshi is joined by Jayanti Kanani, co-founder and CEO of Matic Network, to discuss crypto and blockchain inventions in India. On Audio Gayan, Kedar and Avindeep talk to one of India's most experienced designers, Rush Bhatt, the co-founder of ClearTrip. On The Longest Constitution, Priya takes us through religious personal laws and the criminalization of triple talaq. On Niyata, Anirudh tells us how the Mughals transformed from a warband into an empire. Why is cringe watching so addictive and viral? On Smarter with Sid, Siddharth covers cringe watching from 4 perspectives: creators, individuals, communities, and brands. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार